हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शबीब रजा आपके लिए लेके आया बेटा क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर। और बेटा यहाँ पे लेसन 1 आपका चल रहा है और आज हम देखेंगे उसके आगे की टॉपिक। और लेसन 1 में बेटा हमने पढ़ा दिया था क्लास 10 वालों और 12 वालों को कंबाइंड चैप्टर चल रहा था, जहाँ से बेटा ये अलग अलग है वो हम बता दे रहे हैं। लेसन 10 वालों का क्या है बेटा कि सॉरी लेसन 10 नहीं, कक्षा क्लास 10 वालों का बेटा लेसन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आज शुरू होगा क्लास 10 वालों को और लेसन 2 शुरू होगा, ठीक है ना। लेसन 2 आप लोग देख लीजिएगा और हेडिंग यही रहेगी सब, ठीक है ना बेटा। अब ये 12 वाले ये ना समझे कि जो 10 वाला सर पढ़ा रहे हैं वो 12 पढ़ा रहे हैं। बेटा ये देखिए, आप जब उठाओगे बुक तो ये सारी जो हेडिंग हम पढ़ा रहे हैं ये 10 में भी है 12 में भी है, तो एक साथ यहाँ पे दो काम हो जा रहा है, दोनों परिभाषा सेम है, ठीक है ना बेटा। आप 10 वाले भी लिख लेना, आप 12 वाले भी लिख लेना, कोई कंप्लेन मत करिएगा। और बेटा ये आप लोग नोट्स बनाएगा, ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया से मन से एक एक हेडिंग आप लिखिएगा और बढ़िया से उसका नोट्स बनाइएगा, ताकि जब भी क्लास चले बेटा तो हमको सिर्फ रिवीजन कराना पड़े। ओके बेटा, ध्यान देना यहाँ पे कि लेसन 1 चल रहा है और आज वीडियो नंबर 7 रहेगी। तो पहली हेडिंग इसमें बेटा देख ले क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की पहली हेडिंग है बेटा आपकी प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए बेटा जो क्लास 10 वाले हैं उनका चैप्टर का नाम यही है, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्लास 10 वाले चैप्टर का नाम डालेंगे चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन और हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, 12 वाले भी और 10 वाले भी। ध्यान दें यहाँ बेटा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। कि जब प्रकाश किरण किसी समान माध्यम में चलती है तो दूसरे माध्यम के तल से टकराती है, ठीक है ना बेटा। कि जब प्रकाश किरणें किसी समान माध्यम से चलती है, चलकर दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होता है बेटा? विचलित हो जाती है। और इसी विचलन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए बेटा, लिखना कैसे आपको ध्यान देना। लिखना ऐसे है कि जब प्रकाश किरणें किसी समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है कि वो अपने मार्ग से हट जाती है। ध्यान दें, देखिए बेटा ये प्रकाश की किरण है, ये ना ये यहाँ से चल रही है, ये इसको सीधा आना चाहिए था। कहां से आना चाहिए? सीधा आना चाहिए। लेकिन ये क्या है? ये इधर भाग जा रही है, क्या अपने मार्ग से हट जा रही है। हट जा रही है ना, जब अपने मार्ग से हट जा रही है इसी हटने को विचलन कहते हैं और इसी विचलन को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा प्रकाश का अपवर्तन और उसमें लिखिएगा कि जब प्रकाश किरणें किसी समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहां तक लिख जाइएगा। और विचलन देखिए कभी कभी होता है कि दूर हट जाती है, कभी कभी होता है ये पास आ जाती है। क्यों ऐसा होता है ये हम आपको बना रहे स्ट्रक्चर में, ठीक है ना बेटा। ध्यान दें बेटा, प्रकाश का अपवर्तन में ये स्ट्रक्चर वाइज आपको समझाना है। ध्यान दें, कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरण, देखिए दो माध्यम है, एक सघन माध्यम होता है, दूसरा विरल माध्यम होता है। सघन का मतलब होता है जिसमें क्या हो बेटा? सघन का मतलब क्या होता है? जिसमें कम जगह हो, जिनके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो? कम हो, ठीक है ना। और विरल का माध्यम का मतलब होता है जैसे वायु, ठीक है ना। देखिए वायु आपका विरल माध्यम होता है, सघन माध्यम क्या होता है? जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, तेल हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए? सघन माध्यम हो गए, ठीक है ना। इनमें भी कई क्वालिटियां होती है बेटा कि किसका सघन माध्यम ज्यादा रहेगा, किसका कम रहेगा, किसका अत्यधिक रहेगा, किसका एकदम कम रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। और इसको लिखना कैसे है? लिखना ये है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। यहां तक लिखने के बाद पहली कंडीशन लिखिएगा। पहली कंडीशन लिखिएगा कि जब माध्यम क्या होता है बेटा? विरल होता है। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश किरण लिखिएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, किस माध्यम से बेटा? विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब प्रकाश किरण, पहले लिखिएगा, जब प्रकाश किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर चलती हैं तो अभिलंब के पास आती है। कहां आती है बेटा? अभिलंब के पास आती है। ध्यान देना है यहाँ देखो, ये आपका विरल माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम है। विरल क्यों? क्योंकि ये वायु है, सघन क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी है। ठीक है ना बेटा? कह रहे कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती हैं, प्रवेश करती हैं, तो क्या होता है? तो अभिलंब के पास आती है। पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलती हैं, देखो मान लीजिए यहां से चल रही, ये यहां से चल रही तो यहां से आना चाहिए था ना, लेकिन ये इधर आ रही है। ध्यान देना। दूसरा में लिखना चाहिए जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलती हैं, विरल माध्यम में आती है, सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है बेटा? दो पॉइंट में लिखिएगा। पहला पॉइंट में लिखिएगा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आती है, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। ठीक है ना? ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। बेटा नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है? दो नियम होता है। तो पहला नियम आप लिखना है आपको। पहला नियम कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये कुछ दिख रहा है बेटा, आपको इससे पहले पढ़ाया जा चुका है, लेकिन वो क्या था? प्रकाश का प्रवर्तन का नियम था। यहाँ पे अपवर्तनांक की बात हो रही है। ठीक है बेटा? लिखना पहले नियम में आपको कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्लियर हो गया? पहला नियम हो गया। दूसरा नियम देखिए, कह रहे कि आपतन कोण की ज्या, आपतित किरण द्वारा जो कोण बनता है बेटा, कौन सा कोण बनता है? आई बनता है ना। और परावर्तित किरण द्वारा जो कोण बनता है वो कौन सा बनता है बेटा? आपका आर बनता है। क्लियर हो रहा है ना? तो ध्यान दें बेटा, पहला नियम तो आपको समझ आ गया। दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है बेटा कोण। ठीक है ना? कह रहे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या परस्पर एक दूसरे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। यानी कह रहा है कि आपतन कोण की, ध्यान दीजिए बेटा, आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के परस्पर समानुपाती होता है। क्लियर है? जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम बेटा? स्नेल, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि आपतन कोण की ज्या तथा परावर्तन कोण की ज्या परस्पर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ये लिखिएगा sin i प्रोपोर्शनल टू sin r, यहां लिख जाइएगा। और उसके बाद लिखिएगा आप लोग कि sin i अपॉन sin r इक्वल टू n। इसको लिखने के बाद ब्रैकेट में डाल दीजिएगा और लिखिएगा जहां n बराबर क्या बेटा? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक, जहां n अपवर्तनांक है। ये हो गया बेटा, नोट कर लीजिएगा। इसी में और थोड़ा सा देखिए क्या है, यहां तक नोट कर लीजिएगा। अब ध्यान देना यह है कि इसमें अगली हेडिंग बना के लिखा दे तब ज्यादा समझ आएगा बेटा। ठीक है ना? अगली हेडिंग ध्यान बेटा, हेडिंग डालिएगा थर्ड, निरपेक्ष तथा सापेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए क्या कह रहा है, इसमें लिखना क्या है? इसमें दो चीज है, एक निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष है। निरपेक्ष का मतलब बेटा होता है निर्वात, यानी निर्वात में जब प्रकाश किरण चलती है तो निर्वात से चलकर दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तब कंडीशन क्या होता है, और जब माध्यम सघन और विरल का होता है तब क्या होता है, ये हमको बताना है। तो लिखना कैसे बेटा कि जब प्रकाश किरण, लिखिएगा आप लोग कि जब प्रकाश किरण
जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बेटा, आपको लिखना कैसे है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे 1n2 से व्यक्त किया जाता है। देखिए बेटा, आपको लिखना कैसे, जैसे नहीं लिखा जाता, ये लिखा कैसे जाता है 1n2, इस तरह से लिखिएगा, n ऊपर रहेगा 1 नीचे इधर, या ऐसे लिखा जाता है या 1 1 2। जहां पे ऐसे मिले इसका मतलब क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया है। ठीक है ना बेटा, ध्यान दीजिए, ये आप लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा इसे 1n2 या n12 से व्यक्त किया जाता है। अतः आप लोग पढ़े होंगे कि अपवर्तनांक यानी n sin I अपान sin r, ये स्नेल का नियम है और यही आपके बराबर किसके बेटा 1n2 के, या ब्रैकेट में लिखिएगा या n12। क्लियर बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहां तक आपको पता चल गया ना, सापेक्ष वाला तो पता चल गया है। अब हम किसकी बात करेंगे, निरपेक्ष वाले की। इसी पे एक एग्जांपल देख लिया जाए बेटा, इसी पे एक एग्जांपल देख लिया जाए। एक प्रकाश किरण है जो या इस तरह सीधी का एक प्रकाश किरण है जो प्रथम माध्यम जल से दूसरे माध्यम कांच में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो उसका अपवर्तनांक आप लिखिएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका बेटा कांच का अपवर्तनांक, ये लिखिएगा। ठीक है ना, यानी जो पहला माध्यम होता है उसी के सापेक्ष दूसरे माध्यम की गणना की जाती है, कहना ये था। ये बना लीजिएगा, उसके बाद इसमें लिखिएगा, हमारी आवाज सुनाई दे रही है बेटा आप लोगों को, और आवाज सुन के यहां तक लिख जाइएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल से क्या होता है बेटा, W होता है, W। ठीक है ना, अपवर्तनांक के लिए N यूज करते हैं और कांच के लिए बेटा ग्लास, G। ये आपका हो गया, क्लियर, ये बना लीजिएगा। ठीक है ना, और इसी में निरपेक्ष के लिए देख लिया जाए, ये क्लियर हो गया बेटा, निरपेक्ष के लिए देख लिया जाए। जब प्रकाश किरण निर्वात से चलकर, इसे बेटा निर्वात से चलकर दूसरे किसी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। और निरपेक्ष का मतलब हो जाएगा बेटा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, sin I अपान sin r इक्वल टू निरपेक्ष यानी निर्वात, यानी जहां पर वायु ना हो, केवल n हो। ठीक है ना, अपवर्तनांक कहां पर प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए दूसरा माध्यम आपका कांच है। कौन सा माध्यम बेटा, कांच है, तो कांच के लिए हमने यहां पे G डाल दिया। ठीक है ना, Ng, ये बना लीजिएगा। या तो हमने कहा अन्य माध्यम, तो यहां पे लिख दीजिएगा अन्य माध्यम, यानी कोई माध्यम, अन्य माध्यम, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेटिंग में बेटा। ध्यान दे बेटा, हमको रिलेशन बताना है इसका
सापेक्ष एवं निरपेक्ष अपवर्तनांकों में संबंध बताना है। ठीक है ना, इंग्लिश में देख लीजिए क्या लिखा है, रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिफ्रैक्शन इंडेक्स। आप स्पेलिंग देख लीजिए बेटा, जहां नहीं सुना ये पूछ लीजिएगा स्पेलिंग, और आप नेट पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए ध्यान दें, कह रहे सापेक्ष एवं निरपेक्ष। सापेक्ष कब होता है, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी एक दूसरे का सापेक्ष बताना है हमको ना। तो सबसे पहले हमको यहां पर कुछ लेना पड़ता है। कह रहे हैं यदि पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, क्लियर। देखिए यदि पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 तथा दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 हो तो, ठीक है ना, ऐसे लिखिएगा आप लोग, हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अभी जस्ट हमने बताया था बेटा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या बताया था, पहले माध्यम के सापेक्ष पहले लिख दो, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ना n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये तो बताया था ना, मिल गया ना। कह रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, 1 and 2 होता है। यहां तक हो गया। अब ये जो बराबर है ये और ये किसके बराबर है, ये बेटा इंटरेस्ट नहीं लगा, यहां पे एक पद लगा दो, ये किसके बराबर है, ध्यान देना बेटा आप लोग, ये बराबर है, ये जो 2 रहता है ना, ये 2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, बटे में हो जाएगा, इधर 1 है तो 1, यानी पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर बेटा। अब यहां पे अब इतनी चीज देखो, यहां से इतनी चीज देख लो, हम यहां पे लिखते हैं 1 and 2 बराबर हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या माना बेटा, n2 माना है, तो n2 लगा दो, पहले का क्या माना था, n1 माना था, n1 लगा दो, ये आपका एक फार्मूला बन गया बेटा। एक एग्जांपल से देख लिया जाए, ठीक है ना, एक एग्जांपल से देख लिया जाए, थोड़ा से यहाँ पे ध्यान देना बेटा आप लोग, यहां तक नोट कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए एक एग्जांपल देख लिया जाए। ध्यान दे बेटा, एक एग्जांपल से समझ लिया जाए, थोड़ा से एग्जाम में आ भी जाता है, इस पर एक एग्जांपल भी और लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है यदि पहला माध्यम जल तथा दूसरा माध्यम कांच हो, तब हमको निकालना है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना, चलिए निकाल लिया जाए, इसको ध्यान में रखना। ठीक है बेटा, कह रहा है कि यदि पहला माध्यम जल तथा दूसरा माध्यम कांच हो, तो अपवर्तनांक कैसे निकलता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी क्या, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यही तो कह रहे हैं ना बेटा, यही तो कह रहे हैं ना, कह रहे कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के लिए हमने ब्रेक किया बेटा वाटर W एंड कांच के लिए ग्लास G, और ये बराबर किसके होता है, ये बराबर क्या होता है बेटा, ये बराबर क्या होता है, यहां देखो कह रहे हैं ना, ये बराबर पहला माध्यम दूसरा माध्यम, ये बराबर किसके होता है, दूसरे माध्यम बटा पहले माध्यम के अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कौन है, G, यानी कांच का अपवर्तनांक, यानी Ng। क्लियर है बेटा, बटे में क्या हो जाएगा, Nw। क्लियर हो गया, इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दो। क्लियर हो गया ना। अब कह रहा है जब माध्यम परिवर्तित कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए, जब माध्यम बदल दिया जाएगा तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था, अब निकलेगा क्या बेटा, माध्यम परिवर्तित करने पर, माध्यम परिवर्तन के बाद या परिवर्तित करने के बाद क्या हो जाएगा,
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बेटा? तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो हो जाएगा, कांच पहले ना G फॉर ग्लास हो गया, N हो गया किसका? जल का, वाटर का। ये बराबर क्या होता है? ये बेटा ये होता है ना NW बटा NG। कोई दिक्कत? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब लिखना ये है समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 करने पर, ठीक है ना? ये जब समीकरण 1 और समीकरण 2 करोगे क्या आ जाएगा बेटा? समीकरण 1 आपका ये है, समीकरण 2 ये, ठीक है ना? इस तरह से लिखिए NG बटे में NW, बोले कि निशान लगा दो, NW बटा NG, ठीक है ना बेटा? और NG NW के स्थान पे क्या है आपका? क्या बेटा? WNG क्या है? यहां पे देखिए, ये इस तरह से ध्यान दें, समीकरण 1 समीकरण 2 को अप्लाई करने का, ये कुछ दिख रहा है बेटा? NG NG NW NW, ये कट जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा ना? क्या आएगा? 1। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको यहां से WNG बटे में GNW, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है? इसको लिखने के बाद थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, 1 मिनट बेटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया बेटा? ये किसके बराबर है? यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लिखने की प्रॉब्लम सॉल्व होता है। NG अपॉन NW किसके बराबर बेटा? WNG इंटू लगा दो, और ये क्या है? GNW के बराबर है, और ये बराबर किसके बेटा? 1। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। क्यों हुआ ये तो पता है ना बेटा? क्यों हुआ 1? क्योंकि ये देखो, ये इससे कट गया, इससे ये और ये आपस में कट गया, 1/1 एक का गुणा करके तो एक आ गया, वहां पे एक रख दिया है हमने यहाँ पे, ठीक है ना बेटा? और यहाँ पे ये इसके बराबर क्या दिया था? ये दिया था, और इसके बराबर ये दिया था, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर से बेटा नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा, आप लोग कमेंट्स करिएगा, और अच्छे से कोशिश करेंगे पढ़ाने की, ठीक है? और ये आपको डाउट होगा सर ये क्वेश्चन कैसे करता होगा ना, इस पे क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं बेटा, आपको पता होगा ना बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहे कि यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच से वायु में जाते समय अपवर्तनांक कितना होगा? ठीक है ना बेटा? ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले सीधा दिया है, क्या दिया है? वायु से कांच में जाते समय, यानी वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बेटा, वायु ना एयर है, ठीक है ना? ANG है ना? इसके सापेक्ष क्या बता रहा है? अपवर्तनांक कितना? 1.5। अब कह रहा है कि माध्यम बदल दो, यानी इसका अपोजिट कर दो। इसका क्या कर दो बेटा? अपोजिट कर दो। अब ये वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना था? ANG 1.5 है। अब कह रहा है कि माध्यम देखो यहाँ पे, तो कांच से वायु यानी उल्टा हो गया ना माध्यम। जब माध्यम उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे लिखो क्या? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको।
कांच का वैल्यू सब कांच कह रहा है ना, यानी ग्लास कह रहा है, n कह रहा है, a के साथ बराबर लगा के 1 अपॉन, इसी को जब उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा कर दो, a n g, ठीक है ना। अगर से ये उल्टा कह रहे तो इसको भी उल्टा कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान रखिए 1 and 1 1.5, 1.5 को जब सॉल्व करोगे तो g and a बराबर हो जाएगा 0.67, ये हो जाएगा आंसर। समझ आ गया बेटा, उल्टा कर तो उल्टा कर दो, 1 अपॉन में कर दो। बेटा देखिए यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेटा अगर पढ़ाने में कोई भी कमी हो रही तो आप लोग जरूर बताइएगा और कमेंट्स में बता दिए कहाँ नहीं समझ आया, तो हम दोबारा से कोशिश करेंगे समझाने की। और आप लोग से निवेदन है बेटा कि आप लोग जो है नोट्स बनाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।